हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा जापान में मूव आउट प्रोसीजर क्या होता है। अब सडनली मैं मूव आउट प्रोसीजर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी जापान से वापस इंडिया लौटना पड़ रहा है। और उसके क्या कारण हैं मैं आपको आराम से बैठ के बताता हूँ, और फिर मैं आपको पूरा जो मूव आउट प्रोसीजर है वो समझाऊंगा, जिससे कि कभी किसी को फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े तो ये व्लॉग उसके काम आ सकेगा। कहीं पहले तसल्ली से बैठने की जगह देखते हैं, आराम से बैठ के वो चीज़ डिस्कस करेंगे अपन। ये देखो एक छोटा सा पार्क है, चलो इसमें चल के बैठते हैं। ये देखो कितना बढ़िया बना रखा है इन्होंने यार, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जापान की मेरे को ना, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है ना। ये देखो यहाँ पे बच्चों के झूले हैं। अपन पीछे चलते हैं, पीछे मेरे को एक टेबल भी दिख रही है और स्टूल जैसे भी दिख रहे हैं, वहाँ चलते हैं। क्या सुंदर पार्क है यार, छोटा सा। देखो घर भी कितने सुंदर सुंदर हैं ये। यहाँ बैठेंगे। देखो क्या बढ़िया सा सेटअप बनाया इन्होंने। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस वीडियो में मैं आपके साथ मूव आउट प्रोसीजर डिस्कस करूँगा। अचानक से मैं मूव आउट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ तो वो बताता हूँ पहले। तो अभी मुझे जापान से इंडिया आना पड़ रहा है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया था अपने ऑफिस की तरफ से, वो लगभग पूरा हो चुका है। और अभी जो नया काम आ रहा है शायद वो मेरे पास नहीं आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे इसके अंदर रोल मिले और वापस मुझे जापान आने का मौका मिले। पर अभी क्योंकि वो कंफर्म नहीं है, तो फॉर टाइम बिंग मुझे इंडिया लौटना पड़ रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में मैं वापस जापान आ सकूं। और दूसरी चीज़, जब मैं आया था तो मैं यहाँ पर जो आया था वो 1 साल के वीज़ा पे आया था। तो मेरे 1 साल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जो काम के लिए आया था वो काम भी मैं डिलीवर कर चुका हूँ। और आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी, नया काम आएगा, तो डेफ़िनेटली मैं जापान आऊँगा। तो ये तो था मैं मूव आउट क्यों कर रहा हूँ जापान से। और अब मूव आउट प्रोसीजर में क्या होता है आपको मैं वो बताता हूँ। तो देखिए, जापान अगर आप आते हो तो आप या तो टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो, या फिर वर्क परमिट पे आ सकते हो, या फिर बिज़नेस वीज़ा पे आ सकते हो। तो टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। जो लंबी ड्यूरेशन के वीज़ा होते हैं, और कह लो आप जो वर्क परमिट पे आप आते हो जिसमें आपका वीज़ा लगता है, तो अगर वो एक साल का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो जब आप जापान आते हो लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, वर्क परमिट या ऐसे किसी वीज़ा पे, तो वर्क परमिट के लिए पहले आपको इंडिया से ही एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, वो अप्लाई करना रहता है। यूजुअली वो आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो वो आपके लिए वो करके देगा। जब आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आ जाता है तो उसके बाद आपको अपना ट्रैवल प्लान बनाना पड़ता है। आपको वो सब टिकट्स वगैरह कराओ अपना, और आपको जिस डेट आप ट्रैवल करोगे और जब आप जापान पहुंचोगे, तो जैसे ही आप जापान पहुंचते हो तो एयरपोर्ट पे आपको सीओई के बेसिस पे, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आपको एक रेजिडेंट कार्ड इशू हो जाता है, जिसमें आपका फ़ोटो रहता है, आपका नाम रहता है, और आपका डेट ऑफ बर्थ और यूनिक नंबर वगैरह रहते हैं। वो आपको इशू हो जाता है। अब उसके ऊपर एयरपोर्ट पे जो कार्ड के पीछे एड्रेस का एरिया होता है वो खाली रहता है। आप जैसे ही जापान में आप अपने नाम पे जो भी रेंटल अपार्टमेंट लेते हो, उसका आपको एड्रेस उस वार्ड ऑफिस में जाके अपडेट कराना रहता है। तो जैसे आप एयरपोर्ट पर उतरोगे आपको रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। आप जब अपना नया अपार्टमेंट लोगे, रेंट आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वेदर इट इज़ यूआर और प्राइवेट अपार्टमेंट, कोई इंडिविजुअल घर है, या फिर जैसे मैंने आपको एक लियो पैलेस का एक व्लॉग बनाया है, तो वैसा कोई अपार्टमेंट आप रेंट पे लेते हो, तो उसका आपको एड्रेस अपने रेजिडेंट कार्ड पे रजिस्टर कराना पड़ता है। आप मेरा लियो पैलेस वाला व्लॉग देख सकते हो जाके, मैं उसका लिंक इस
इस वीडियो में डाल दूँगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे अपार्टमेंट्स आप रेंट कर सकते हो, किस टाइप के अपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ तो जब आपका एग्रीमेंट बन जाता है और आप शिफ्ट करने वाले होते हो, तब आपको वो जो आपका अपार्टमेंट है जिस एरिया में है, आपको उस एरिया में जाके और उस एरिया के वार्ड ऑफिस में जाके अपना रेजिडेंट कार्ड देना रहता है और वहाँ पे अपना एड्रेस रजिस्टर कराना पड़ता है। और जब आप अपार्टमेंट रेंट पे लेते हो, तो जिससे आप अपार्टमेंट जिसके थ्रू नेगोशिएट कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी अपने नाम पे कराना रहेगा, आपको गैस का कनेक्शन भी अपने नाम पे कराना रहेगा, और वाटर सीवेज वाला वो सब अपने नाम पे कराना पड़ेगा। तो उनका बिल आपके नाम पे जनरेट होगा और आपको वो पे करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हो गई आपका, एक एड्रेस रजिस्टर और वो जो बाकी चीज़ें वो अलग पार्ट है। तो जब आपका एड्रेस रजिस्टर हो जाता है, आप रहो आराम से, पर जब आपको मूव आउट करना होता है तो आपको ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी रहेंगी वापस से, जिससे आपको अपने आप को डी रजिस्टर कर सको। जैसे जब आप को कंफर्म हो जाए कि आप यहाँ, जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप यहाँ से मूव आउट करने वाले हो, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को आपको कॉल करना रहेगा। उनके नंबर्स आपको अवेलेबल रहते हैं, उस नंबर पे कॉल करके उनको बोलना पड़ेगा कि ये आपका लास्ट डे है और उसके बाद आपको जो भी बिलिंग है वो कैंसिल हो जाए। सिमिलरली आपको गैस कंपनी पे भी कॉल करना पड़ेगा और आपको वाटर और सीवेज वाली कंपनी, उनको भी कॉल करना रहेगा कि मैं मूव आउट कर रहा हूँ और या फिर इस जगह से मूव आउट कर रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, तो वो आपको आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। उसके बाद जो आपका बिल आएगा उस मंथ तक वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, बट जो रिमेनिंग डेज़ जब आपने मूव आउट के लिए बोला है तब से लेकर जब आप मूव आउट कर रहे हो, उसका जो कुछ दिन का जो बिल बचेगा, वो आपको उनको एक एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे वो, या आपको नया एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे अब आप आपके वो रिमेनिंग अमाउंट का बिल भेजेंगे और आपको उसको पे करना रहेगा। अब सपोज़ आप जापान में ही कहीं शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको आप अपनी नई जगह का एड्रेस दे सकते हो, वो नया बिल आपके उस एड्रेस पे भेज देंगे। इन केस आप जापान के बाहर जा रहे हो तो आपको अपने किसी फ्रेंड कलीग का एड्रेस देना पड़ेगा, सो दैट वो उस एड्रेस पे वो बिल भेज सकें और आपका फ्रेंड या कलीग आपका बिल पे कर सके आपके बिहाफ पे। तो ये तो हो गया आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल का प्रोसेस। सबको आपको कॉल करना पड़ेगा, सबके कस्टमर केयर और कॉल सेंटर्स होते हैं, तो आप वहाँ बात कर सकते हो। जैपनीज़ होते हैं ज़्यादातर, तो आप किसी की हेल्प से उनको कॉल कर सकते हो। उसके बाद जो एड्रेस डी रजिस्टर करना रहता है वो आपका होता है वार्ड ऑफिस में। अपने एड्रेस रजिस्टर कराते हो तो अब तभी आपको वो लोग, जब कराते हो रजिस्टर, तभी वो आपको बोलते हैं कि आपका माई नंबर जो यहाँ का टैक्स जिसके बेसिस पे आप टैक्स वगैरह पे करते हो, तो उसी टाइम वो आपका माई नंबर भी जनरेट कर देते हैं और बाद में एक प्लास्टिक कार्ड आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। तो एक आपका वो डॉक्यूमेंट भी जब आप एड्रेस रजिस्टर कराते हो वो कराना ज़रूरी रहता है, माई नंबर बोलते हैं उसको। तो जब आप एड्रेस डी रजिस्टर कराने जाते हो तब आपको उनको लिखना पड़ता है कि मैं यहाँ से मूव आउट कर रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का एड्रेस देना रहता है। अदरवाइज़ अगर आप अपनी कंट्री वापस जा रहे हो तो आपको वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा। अपना माई नंबर भी वहीं पे सबमिट करना पड़ेगा आपको जाने से पहले। और जैसे आप यहाँ से जाते हो तो डी रजिस्टर कराने के टाइम पे एड्रेस को आपके दो चीज़ें हो गई, एक तो आपका रेजिडेंट कार्ड में से आपका एड्रेस हटवाना और दूसरा माई नंबर सबमिट करना। जो वार्ड ऑफिस में फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बहुत सिंपल होती हैं। एक फॉर्म दे देंगे वो आपको, उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, आपको कब मूव आउट करना है वो डेट लिखनी पड़ेगी, तो वो उस दिन के बाद से आपका एड्रेस कैंसिल कर देंगे। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, मोबाइल नंबर और आप कहाँ जा रहे हो वो एड्रेस देना पड़ेगा और आपको अपना उसके साथ अपना माई नंबर यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। वो फॉर्म आपको दे देंगे, आपको उसको भरना पड़ेगा। देन अलग अलग आपको काउंटर्स पे भेज देंगे, वहाँ जाके आप उसको सबमिट कर सकते हो। अब ये प्रोसेस जो डी रजिस्टर का होता है ये कराना क्यों पड़ता है या ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर आपका रेजिडेंट टैक्स बनता है हर साल, ठीक है, तो वो पे करना रहता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप वहाँ पे कब से कब तक रहे हो, तो आपको उस एरिया का रेजिडेंट टैक्स भरना पड़ेगा। रेजिडेंट टैक्स और ये सब एक अलग प्रोसेस है, वो कभी और किसी व्लॉग में मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा आपको समझाने की अगर बनाया तो ये है मूव आउट प्रोसेस से रिलेटेड मेन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अब मैं कोशिश करता हूँ आपको ना यहाँ पे अपना वार्ड ऑफिस दिखाने की। तो मैं आ गया हूँ वार्ड ऑफिस के पास में।
वहाँ पे भी देखो एक छोटा सा पार्क है, इसमें उन्होंने ऑक्टोपस बना रखा है, मतलब ऑक्टोपस वाले ये स्लाइड है। ये है वार्ड ऑफिस की बिल्डिंग। देखो कितना बड़ा वार्ड ऑफिस है यार, ये सरकारी ऑफिस लगता ही नहीं, प्राइवेट ऑफिस लगता है। तो यहाँ पर सारे वार्ड से रिलेटेड, आप जिस वार्ड में रहते हो उस वार्ड में ऐसे ऑफिस रहते हैं। तो ये मेरे वार्ड का ऑफिस है और यहाँ पे आपके सारे वार्ड से रिलेटेड काम होते हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं वार्ड ऑफिस दिखा पाऊँगा या नहीं। इनकी पार्किंग देखो यार, मॉल की पार्किंग जैसी है, इतनी बड़ी। ये देखो वार्ड ऑफिस, और ये वार्ड ऑफिस का सेकंड फ्लोर है। तो ये इनका ऑफिस एरिया। तो क्योंकि अपने को कोई ज़्यादा काम नहीं है तो अपन यहाँ से वापस चलते हैं। मेरे काम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था वार्ड ऑफिस, और मैंने आपको बाकी प्रोसीजर्स इसमें समझाए हैं। तो आई होप ये व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और जो भी जापान आता है, यहाँ से जा रहा है, उसको थोड़ी बहुत हेल्प इस व्लॉग से शायद मिल जाए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं अपन अगले व्लॉग में।